गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका क्लास में स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? उसने कहा कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है कि जब लिगेंड्स आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे कौन से थे? एस, पी, डी। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के स्टूडेंट्स, वो हाइब्रिड कर जाते हैं और फिर जब वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल बन जाते हैं तो उसमें अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं जो लिगेंड्स होते हैं, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाता है। और इससे हम कामयाब हुए थे उनकी ज्योमेट्री बताने में हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर। बोलो, हमने किया ये? हमने आपको निकल के कॉम्प्लेक्सेस बताए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए कि ये आ सकते हैं पेपर में। यस और नो, जल्दी बताओ फिर आगे चलते हैं। हाँ जी। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ठीक। कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके कुछ लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स। ये ज्यादातर assumptions के ऊपर बेस्ड है और कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देती, इंटरप्रिटेशन नहीं है मैग्नेटिक डाटा का। और ये कोई ये भी नहीं बताती कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, क्यों पेयरिंग हो जाती है किसी में और किसी में पेयरिंग नहीं होती। और ये कलर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताती। ये नहीं बता रही कि कलर क्यों होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। आपको पता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे कलर्ड होते हैं, किसी का ब्लू कलर है, किसी का वायलेट है और ग्रीन। इस तरह से डिफरेंट कलर्स आपको देखने में मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बहुत ही शानदार कलर्स मिलते हैं। इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं दिया। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट थ्योरी हम आप स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो जो ये भी बताएगी कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग थे, कौन से वीक थे, और कलर कैसे आता है। मैग्नेटिक जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, या कि अगर लिगेंड को मैं चेंज कर दूं तो कलर में चेंज क्यों आती है। ये सारी थ्योरी एक उन्होंने बनाई, उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पे हमने लिखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टूडेंट, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कह रहा है कि ये एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। देखो, इसमें कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड में जो आयनिक बॉन्ड है, प्योरली आयनिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? मेटल अर्निंग। और लिगेंड जो है स्टूडेंट्स, वो एक तरीके से आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। आयनिक बॉन्ड का मतलब प्लस माइनस, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और ये कह रहा है कि जो लिगेंड्स होते हैं स्टूडेंट, वो उनको पॉइंट चार्जेस माना गया है। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स क्या है? वो कह रहा है वो एक तरीके से पॉइंट चार्जेस हैं, उनके पास एक पॉइंट चार्जेस हैं स्टूडेंट। और दो टाइप के लिगेंड्स आपने देखे थे, एक तो नेगेटिव थे, नेगेटिव लिगेंड जैसे Cl माइनस वाले, X माइनस वाले, Br माइनस वाले, Cn माइनस वाले, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। जब ये पॉइंट चार्जेस मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो क्या होगा वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो इनके ऊपर वो कह रहा है कि ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, ये आयनिक चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर। तो इसे ही उसने पॉइंट चार्ज कहा, जो एनायंस है, ये एनायंस है। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, दूसरे कौन से होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन से हमने बताए आपको? जैसे H2O बताया, तो इनके पास क्या होती है? ये H2O है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आपका जो आ रहा है NH3 बताया, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके ऊपर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स पड़े हुए हैं, और इनके पास क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये इनके अंदर डाइपोल है। क्या है? डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शंस होने वाली हैं। तो दे हैव गॉट डाइपोल्स। आपको पता ही है वाटर में एक डाइपोल होती है, एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से वाटर के अंदर एक डाइपोल होती है। इस तरह ये डाइपोल्स होती हैं जो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि जब आपके पास, आपको पता है कि 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने d ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 d ऑर्बिटल्स। आर यू अवेयर ऑफ दिस? 5 d यस। ऑर्बिटल्स होते हैं। और आपकी बुक में उनकी शेप भी दे रखी है स्टूडेंट्स, उनकी शेप भी दे रखी है।
तो जो उनकी शेप है वो क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बताती है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी होती है डी ऑर्बिटल्स की। तो जब उनकी आपने शेप देखी, अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको शेप। तो होगा क्या कि इसमें से 3 तो ऐसे होते हैं डी डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर एक आइसोलेटेड, अगर मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम या आयन है, मेटल एटम या आयन है स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, उसके पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये डीजेनरेट होते हैं, मतलब सेम एनर्जी के होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, उनकी एनर्जी सेम होती है स्टूडेंट आइसोलेटेड में। तो उनका जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनके अराउंड एक स्फेरिकली सिमेट्रिकली फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता है। भाई ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल्स है, तो उनके अराउंड एक फील्ड होगा, लेकिन ये फील्ड कैसा होगा? सिमेट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ सेम होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो सराउंड करता है मेटल एटम के अंदर, मतलब एक नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर सराउंड करता है। क्या सराउंड करता है? नेगेटिव चार्ज। इसका कोई फील्ड होगा, तो ये सिमेट्रिक फील्ड है। अभी तक क्या है? सिमेट्रिक फील्ड है, इसलिए 5 के 5 डी ऑर्बिटल जो हैं वो क्या है? डीजेनरेट है। मतलब अगर हम ऐसे देखें, देखो, एक डी ऑर्बिटल, दो डी ऑर्बिटल, 3, 4 और 5, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं मेरे आइसोलेटेड में। ये डीजेनरेट का मतलब इनकी एनर्जी सेम है स्टूडेंट, सेम है। अब जब इनके पास लिगेंड आने शुरू हो जाते हैं, लिगेंड के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है या नहीं है? जल्दी बताओ। निकल के बाद नेगेटिव जी चार्ज है, यहाँ पे एक एक फील्ड है, नेगेटिव फील्ड बना हुआ है, देख रहे हो? नेगेटिव चार्ज का एक फील्ड बना हुआ है। तो जैसे लिगेंड इसके पास नजदीक आएंगे तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी पहले राइज कर जाएगी। क्या होगा? हम ये कह रहे हैं कि इनकी एनर्जी तो है 5 की, थोड़ी राइज कर देगी। अभी भी फील्ड सिमेट्रिक है। ये क्या है? मेरे डी ऑर्बिटल्स हैं। कितने हैं? ये 5 है। ये 5 वाले डी ऑर्बिटल्स हैं। अभी भी एनर्जी थोड़ी राइज हो गई जब लिगेंड्स इनके नजदीक आने शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि जब लिगेंड इनके अराउंड डेफिनेट ओरिएंटेशन से आने शुरू हो जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने क्या बताया आपको, या तो ऑक्टाहेड्रल, और मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए, और आपको हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताए, और हमने आपको कौन से बताए? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बताए। ये सब बताए हमने आपको शेप्स। तो इनके अंदर क्या होगा कि अगर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल हमने कैसे बनाया? देखो, ये देखो ध्यान दीजिए, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। ये मेटल है मेरा, ये मेटल है, ये मेटल आयन पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके पास 5 डी ऑर्बिटल है। कितने हैं? 5। उनकी ज्योमेट्री भी अभी दिखा देते हैं किस टाइप की है। अब जब लिगेंड आने शुरू हुए, अगर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं? एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, और एक लिगेंड यहाँ से आ रहा है, और एक यहाँ से आ रहा है। कितने? 6 आ गए। बोलो, 6 दिख रहे हैं? ये लिगेंड आ रहे हैं, आ रहे हैं? बोलो। तो इनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव फील्ड है, वो सिमेट्रिक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्योंकि डी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी शेप्स डिफरेंट हैं। तो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री पर होते हैं, ये वाले 90 डिग्री पर होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, जैसे ये आपको दिखता है। देखो, ऐसे हैं। जैसे अगर मैंने एक ये वाला एक्सिस को जेड लिया स्टूडेंट, तो ये एक्स है, तो ये वाई है। ये 90 डिग्री पर है, यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अब जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, अब इनकी डीजेनरेसी क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी। क्योंकि ये जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा? ये रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और जो लिगेंड जैसे ऑक्टाहेड्रल की तरफ से आ रहे हैं, तो जो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड के बिल्कुल सामने आ जाएगी, वो रिपल्शन ज्यादा होगी, और जो इसके बीच में है उनकी रिपल्शन बहुत कम होने वाली है। तो हमें पता है कि 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनमें से स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या होता है? इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जब लिगेंड्स आएंगे तो ये 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल के केस में स्टूडेंट, अगर ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं स्टूडेंट, स्प्लिट हो जाते हैं 2 सेट में। और एक एक जो सेट मैंने बताया, ये 1, 2, 3 और एक, ऐसे ये स्प्लिटिंग हो जाती है। अभी हम देखने जा रहे हैं कैसे स्प्लिटिंग होती है। तो ये 5 जो हैं वो स्प्लिट हो गए स्टूडेंट 2 सेट्स में। एक को बोलते हैं
T2G, एक को बोलते हैं EG। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब ये डिजेनरेसी 5d ऑर्बिटल्स की खत्म हो गई, क्योंकि 5d ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ओरिएंटेशन है वो उनकी शेप्स पे डिपेंड करता है। जो 3 सेट थे स्टूडेंट्स, वो आप उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस होती है, और 2 ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। तो अगर अलोंग द एक्सिस लिगेंड आ रहे हैं तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी, तो उनकी जो एनर्जी है वो और ऊपर चले जाएगी, रिपल्शन हो रही है वो ऊपर चले जाएगी और इनकी नीचे आ जाएगी। तो इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी, और ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने इनको नाम दिया T2G और EG। ये 3 है ऑर्बिटल और ये 2 है, इस तरह से ये स्प्लिट हो जाते हैं, और इसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा O। O मींस ऑक्टाहेड्रल। तो ये एनर्जी कितनी गैप है? डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पर अभी तक मैंने ये बताया आपको स्टूडेंट्स, आपने आपने नोट कर लिया ये सारा? मैं अभी आगे चल रहा हूँ। हाँ बात जी। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? हाँ जी। देखो, अब देखो, ये थे 5d ऑर्बिटल, ये इनकी शेप्स हैं। आप देख रहे हो 5d ऑर्बिटल की शेप्स। ये इसमें से देखो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो एक्स और वाई के अलोंग है। ये जो डी एक्स वाई स्क्वायर देख रहे हो, डी एक्स वाई स्क्वायर, ये इसके अंदर क्या हो रहा है? जब मैंने ये डी एक्स स्क्वायर, चलो इसको एक बार आपको बता दूं मेरा मतलब क्या है, कि मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। देखो ये हमने ऐसे बनाया है, ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पर देखो, जब हमने ऑक्टाहेड्रल बनाए थे तो कैसे बनाया था मैंने ऑक्टाहेड्रल? मैं ऐसे बनाता था ऑक्टाहेड्रल। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं, इसको मैं वाई एक्सिस मानूं, तो आपको पता है एक्स और वाई में कितना एंगल होता है? आपको पता है भाई तीनों में क्या एंगल होता है? ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, इनमें कितना एंगल होता है? 90 डिग्री तो होता है ना। ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स वाई और जेड एक्सिस, आपको पता है। अब यहां पर मेरे पास ये डी ऑर्बिटल मेटल के हैं। अब इनकी शेप देखिए, जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो होता है, तो उसकी आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिख रही है? ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां है? फाइंड दिस इज एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इधर हैं, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, एक्स और वाई की डायरेक्शन में है। और इस केस में देख रहे हो डी जेड स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर में क्या है? ये मेरा डी जेड था। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो अलोंग द जेड एक्सिस है, और ये एक डोनट सा बना हुआ है, डोनट सा बना हुआ है। अब देखो कि जब मेरे लिगेंड्स किधर से आ रहे हैं, लिगेंड इधर से आ रहे हैं, इधर से लिगेंड आ रहा है, इधर से लिगेंड आ रहा है, ठीक है, इधर से लिगेंड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में, इधर से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। बोलो सही है? जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें लिगेंड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये दिख रहे हैं लिगेंड्स। अब यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें अलोंग द एक्सिस है, यहाँ भी रिपल्शन ज्यादा होने वाली है, लिगेंड आ रहा है और ये अलोंग द एक्सिस है। लेकिन ये वाले जो डी वाई जेड वाले देख रहे हो आप, कहाँ पर हैं स्टूडेंट? वाई, ये मेरा वाई है और ये एक्स है। तो डी वाई जेड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बिटवीन द प्लेन्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं है। तो लिगेंड के रास्ते में ये नहीं आ रहे। यहाँ पर भी देखिए टी एक्स जेड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है? एक्स और जेड के प्लेन में है, ये भी लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे। और यहाँ पर भी देखिए डी एक्स वाई, इनकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग दी एक्सिस नहीं है। तो ये 3 सेट जो है स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल केस में, क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा कि ये दो जो हैं, ये वाले दो कौन से? डी एक्स वाई स्क्र, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र, स्टूडेंट दे विल सफर हायर रिपल्शन, दे विल
suffer or experience higher repulsion due to the ligands. तो लिगेंड्स के रास्ते में ये आ रहे हैं, ये तो इन बिटवीन एक्सिस है, तो इनके पास कम रिपल्शन है, इधर ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये स्प्लिट हो जाएंगे, 5 क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आपने ये कहा कि सर ये 5 थे, 5 थे, तो जैसे आपने आपकी बुक में ऐसे दिखाया 1 2 3 4 5, ये डीजेनरेट थे, ये डीजेनरेट थे, थोड़े से जब नजदीक आने लगे तो ये 5 पहले इनकी एनर्जी बढ़ गई स्टूडेंट। उसके बाद में क्या हुआ कि ये स्प्लिट हो गए, ये स्प्लिट हो रहे हैं स्टूडेंट, ये सेंटर है पॉइंट, और नीचे नीचे के ये नीचे इसके पास रिपल्शन कम है, यहाँ पे दोनों पे रिपल्शन ज्यादा हुई है क्योंकि ये रास्ते में आ रहे हैं लिगेंड्स के। तो आपको क्या मिला फिर, ये यहाँ पे देखो आपको मिले स्टूडेंट्स, ये जो लोअर वाले हैं वो 3 है, ऊपर 2 चले गए और नीचे कितने आ गए। तो इस तरह से इनको बोलते हैं T2G, इनको बोलते हैं EG, ऑक्टाहेड्रल में ये स्प्लिटिंग हो गई और ये डेल्टा O0 आ गई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी आ गई। बात समझ में आ गई? तो स्प्लिटिंग इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्यों हुई? क्योंकि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं उनके सामने आपके देखिए उनकी शेप्स, उसमें से 2 जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस है, और जो 3 है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द एक्सिस। तो वो दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्योंकि ये हमने कहा ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस हैं, वो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, वो आपस में क्या करेंगे, वो देयर विल बी, मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है तो वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब लिगेंड्स जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और उधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो आपस में रिपेल करेंगे। उसमें क्या होगा कि दो दो जो है स्टूडेंट वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं और 3 वाले लिगेंड के रास्ते में नहीं आ रहे, तो इस तरह से वो उनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है। इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ये डिपेंड करता है कि भाई मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में भी पैटर्न चेंज हो जाएगा स्प्लिटिंग का, क्योंकि उसमें देखना है कि लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, उसकी शेप अलग होती है, तो वो भी हम बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स यहाँ से एक्स वाई जेड एक्सिस से नहीं आते, उसकी ज्योमेट्री आपको पता है 109.5 डिग्री होती है, तो वो भी हम देखेंगे स्प्लिटिंग क्या होती है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। अब देखो इसी को हमने शो किया आपकी, जैसे एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दी गई है ये शो करने के लिए, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर हमने क्या शो किया स्टूडेंट, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग होती है वो हमने शो की स्टूडेंट्स। ये मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र डी जी स्क्र डी एक्स वाई डी वाई जेड और यहाँ पे डी वाई एक्स। बोलो ये सही है 5? ठीक है, ये फ्री मेटल आयन में है, ये मैंने 3 डायरेक्शन दिखाई हैं। अब क्या होता है कि जब लिगेंड आने शुरू हो गए तो इनके अंदर लिगेंड और इसके अंदर एक रिपल्शन शुरू हो गई है, तो इसकी एनर्जी लिफ्ट हो गई है। बोलो हो गई है लिफ्ट? अब क्या हुआ कि जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप से देख रहे हो, ऑक्टाहेड्रल ये लिगेंड 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 लिगेंड, ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल की शेप अभी मैंने दिखाई है। तो इनके अंदर से 2 सेट जो हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे रिपल्शन, क्योंकि वो डायरेक्टली लिगेंड के रास्ते में आ रहे हैं, वो उनकी एनर्जी अप लिफ्ट हो गई, एनर्जी लिफ्ट हो गई, ऊपर चले गए, ये ईजी। और जो 3 बचे थे कौन से वाले, जो डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस थी, तो ये नीचे आ गए। इसे ये जो सेंटर देख रहे हो ये है बेरी सेंटर, इसे बोलते हैं बेरी सेंटर, इसे 0 पॉइंट भी कह सकता हूँ। तो ये 2 ऊपर चले गए, उन्हें ईजी बोला जाता है, जो 3 नीचे आ गए उन्हें T2G बोला जाता है। तो टोटल एनर्जी इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है? क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल, इसे मैं कह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसको, और इसे वेरी सेंटर कहते हैं 0 पॉइंट को। तो देखो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी कभी भी इन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, हमें पता है, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो दो ऊपर गए थे तो उनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी क्या होगी, इसे बोलते हैं, ये यहां से यहां तक 3/5 डेल्टा ओ हो गया, और नीचे क्या आ गया 2/5 डेल्टा ओ। तो ये जो होता है ऊपर वाला यहां से यहां तक, इसे इस पॉइंट को बैरी सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी गैप आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो दो ऊपर गए हैं 0 पॉइंट से, इसका मैंने कितना दिखाया है 3/5 डेल्टा ओ 0, ये पॉजिटिव है, ये रिपल्शन शो कर रहा है, और जो नीचे हुआ है वो -2/5 डेल्टा ओ 0, ये अट्रैक्टिव अट्रैक्शन हुई है, ये स्टेबलाइजेशन शो कर रहा है, वो डीस्टेबलाइजेशन शो कर रहा है। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा स्टूडेंट। टोटल वैल्यू कितनी है, अगर मैं टोटल कर दूं 3/5, ये 5/5 हो गई, तो डेल्टा ओ 0, ये टोटल जो गैप है हमारा वो है डेल्टा ओ 0। तो ये स्टेबलाइजेशन शो करता है, और ये जो है रिपल्शन, ये डीस्टेबलाइजेशन शो करता है स्टूडेंट। जब हम क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। इससे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, कितने होंगे, उससे हम क्रिस्टल फील्ड्स की स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आपको क्या हुआ, ठीक है। तो ये पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो आपने बता दिया कि those 5d orbitals are degenerate when the ligands approach. In the case of octahedral, what happens, first they will experience some repulsion and there will be rays of the energies, and once they start approaching from the octahedral geometry, what will happen, there will be splitting of the d orbitals. The dx, dyz and dxz are directed between the axes, will be lowered in energy relative to average energy in the spherical crystal field, and the the degeneracy of the d orbitals will be removed due to ligand electron metal electron repulsion. कौन सी रिपल्शन हुई है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लिगेंड के अंदर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और मेटल के पास भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उन दोनों में रिपल्शन होगी। तो इसमें ये तीन जो सेट हैं उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, इसकी हायर हो जाएगी। तो दिस स्प्लिटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम, what is crystal field splitting, what is crystal field splitting। क्या इसका आंसर लिखा हमने, क्या लिखा, द, ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ, अब हुआ क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, डीजनरेट डीजनरेट 5d orbitals due to presence of ligands, due to the presence of ligands in definite geometry, in definite geometry students, ठीक है, is called crystal field splitting। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। समझ में आ गया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हुई है। हाँ जी। अब हमें समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैल्यू कितनी होगी डेल्टा ओ 0। देखो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट लिगेंड के पास डिफरेंट पावर है, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट लिगेंड इज डिफरेंट। तो डेल्टा ओ 0 डिपेंड करता है भाई, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब डिफरेंट लिगेंड्स के पास डिफरेंट फील्ड है स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, दिस विल डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री विच चेंजेस द डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, स्पिन पेयरिंग एनर्जी एंड लिगेंड कैरेक्टर। मतलब स्टूडेंट कि अगर, जैसे कि जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होने वाली है, और ये
लिगेंड जो होते हैं इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है स्टूडेंट उसके पास कितनी पावर है उसको तोड़ने की। को तो दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे मैं लिखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स विल हैव हाई स्प्लिटिंग एंड वीक फील्ड लिगेंड विल हैव लो स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जिनका फील्ड स्ट्रॉन्ग है उनकी डेल्टा ओ क्या होगी, से डेल्टा ओ को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी इनकी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, मोर होगी। बोलो सही है या गलत है। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, तो हर एक लिगेंड की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, जो वीक होगा, बोलो ज्यादा होगी या कम होगी, लेस। बात समझ में आई, समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, कि कई फैक्टर्स हाँ पर जी। डिपेंड करता है, लेकिन मेनली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि हमारे पास जो लिगेंड आएंगे वो अलग अलग आएंगे, जैसे अमोनिया आया, कार्बन मोनोऑक्साइड आई, ये Br माइनस आया, EDTA आया, Cn माइनस आया, डिफरेंट लिगेंड्स है मेरे पास। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई Cl माइनस एक लिगेंड है, ये वाला लग रहा है किसी कम्प्लेक्स के साथ, और एक आपने कहा कि भाई Cn आ रहा है। तो अब ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है, हमें पता लगा कि एक्सपेरिमेंट करके पता करा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिनमें कार्बन लगी होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, जैसे Cn या CO, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, En वाले, NH3 वाले, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो इनकी डेल्टा O क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ये देखा गया कि X माइनस वाले हैलोजन वाले, जैसे Cl वाले, Br माइनस वाले, Cl माइनस Br माइनस वाले, F माइनस वाले, S2 माइनस वाले, ये वीक थे। एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि ये वीक फील्ड है, इनके पास जो फील्ड है स्टूडेंट वो वीक है। तो इनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, ये डेल्टा O0 की वैल्यू लेस होगी, स्मॉल होगी। बात समझ में आ गई। तो होगा क्या कि हम दो टाइप के पैटर्न देखेंगे। मैं ऐसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास थे 1 2 3, ये 5 थे, जब ये टूटे स्टूडेंट्स तो क्या हुआ, आपको ये स्प्लिटिंग मिली, कैसे मैंने दिखाई, ये मैंने 2 दिखाए, यहाँ पे मैंने 3 दिखाए स्टूडेंट, ये डेल्टा O0 है, ठीक है। तो इसको आपने क्या बोला T2G, इसको क्या बोला स्टूडेंट EG। और एक केस में क्या हुआ, 1 2 3 4 5, कई बार ये ऐसे लाइनें दिखाई गई हैं बस सिर्फ, ठीक है, ऐसे लाइनें दिखाई गई हैं। अब ये लाइनें क्या है स्टूडेंट, आपको पता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 3 ऑर्बिटल हैं, स्प्लिटिंग होने के बाद ये 2 हैं। अब ये एनर्जी ज्यादा है, बोलो ये डेल्टा O0 ज्यादा है इससे, तो ये वाला कौन सा लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, ठीक है। और ये कौन सा है, वीक फील्ड। तो दो टाइप की स्प्लिटिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है और वीक फील्ड में कम होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन से वीक है। मतलब हमने ये बताया स्टूडेंट कि ये जो स्प्लिटिंग हुई 1 2 3, और ये ऐसे शो कर दी मैंने, ठीक है, ये T2G है, ये EG है। और एक केस में मैंने ऐसे शो की 1 2 3 और ये 1 2। अब देखो कि इनमें गैप तो अलग है ना, देख रहे हो, ये T2G और EG। तो ये वाला कौन सा फील्ड है, कौन से लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग वाले। और ये वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये डेल्टा, इनकी वैल्यू कम है, ये स्मॉल है, और ये लार्ज है। तो ये कौन से हैं, वीक वाले, वीक फील्ड वाले, ठीक है। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी गैप है स्टूडेंट, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लिगेंड। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्होंने एक सीरीज बनाई, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां तक नोट कर लिया स्टूडेंट्स तुमने, तो आगे चलूं। हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन उसने पूछा कि व्हाट इज ए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं ये कह रहा हूं कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स वर डन स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट ये डिटरमिन किया गया
कि ये जो लिगेंड है, एक सीरीज बनाई गई जिसमें ये शो हो रहा है कि इनकी पावर कितनी है। देखो यहाँ पर देखिए I माइनस की पावर, ये वीक है, ये वीक है, ये इस तरफ वीक फील्ड है, ये वीक वाले लिगेंड्स हैं, और यहाँ पर इस तरफ देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं। ठीक है। A series is a list of ligands ordered on ligand strength and a list of metal ion based on oxidation number, group and its identity. यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एक सीरीज बनाई है जो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ शो कर रही है डिफरेंट लिगेंड। इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली आफ्टर स्टडिंग स्टूडेंट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल केसेस में हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन सीरीज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली हमें डिटरमिन किया एक सीरीज, तो ये सीरीज क्या शो करती है, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मींस द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले कौन से हैं, ये वाले देख रहे हो, इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ये जो इधर वाले हैं, कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले, ये EN वाले, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो हैं मेटल आयन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा है। और ये देख रहे हो हेलोजन वाले, ये वीक है, ये वीक है। अब हमें पता लग गया स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में कुछ नहीं बता रही थी हमें कि किसके पास कितनी पावर है, लेकिन यहाँ पता लगा कि एक सीरीज हमने बनाई जिसे ये पता लग गया कि ये ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर होता है जब की ऑर्बिटल्स, जब की 5d ऑर्बिटल स्प्लिट्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट कि जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, मान लो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अगर एक ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल कब बनता है स्टूडेंट, जब 6 लिगेंड आते हैं। जब 6 लिगेंड आते हैं तो कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल। बोलो सही है या गलत है। जब हाँ जी। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा कि मेटल के जो 5d ऑर्बिटल हैं वो टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। किसमें, दो सेट में, एक T2G में और एक EG में। अब अब हम इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कैसे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हाउ विल वी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो टूट गए। ठीक है, डी ऑर्बिटल तो दो सेट में टूट गए, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, कैसे हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो दिस इज डन बाय द सेम रूल्स। तो इसके लिए कौन से रूल्स का यूज करेंगे, रूल्स वही यूज करेंगे जब हमने पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, तो उसमें कौन कौन से रूल यूज किए थे तुमने, ऑफ वो प्रिंसिपल यूज किया था। बोलो, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी कौन कौन से रूल यूज किए थे, ऑफ वो प्रिंसिपल। और कौन सा यूज किया था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूज किया था। और कौन सा यूज किया था, पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोलो, ये सारे रूल हमने यूज किए थे स्टूडेंट्स। हाँ जी। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले फिल होते हैं, पहले वो सिंगली होते हैं, उसके बाद वो पेयर्ड होते हैं। तो क्या हम इन्हीं को सेम रूल्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इन्हीं रूल्स का यूज करने जा रहे हैं और आपको शो करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब कैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ तक नोट कर लिया तुमने, ये सीरीज का पता लग गया, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे और ये इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का CO में, CN में, PH3NO2 और इनमें ज्यादा हो एनर्जी गैप। ठीक है, जब मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं तो दो और सेट ऑफ ऑर्बिटल बने हैं, कौन से बने हैं,
एक तो T2G, दूसरा EG। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स कि आपके पास एक मेटल है और उसके अंदर आप ये कह रहे हो कि हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है। अब हमें पता लग गया भाई यहाँ तो स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग में क्या होता है कि आपके पास थे कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 थे। अब मैं अगर ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कितने बने, एक और एक दो, और नीचे कितने बने हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से टूटे हैं। और दो टाइप के लिगेंड्स हैं मेरे पास, एक है वीक फील्ड लिगेंड्स, जैसे कि कौन कौन से, Cl-, Br-, ये जो लिस्ट मैंने अभी दिखाई है, मान लो इसमें से कोई भी यूज कर लो। ठीक है, ये वाले जो लिगेंड है ये कौन से हैं स्टूडेंट्स, वीक वाले हैं। और एक तरफ से क्या होगा कि ये 5 थे, 1 2 3 4 5। अब फिर क्या हुआ, 1 2 3, ये T2G वाले, और ये कहाँ आए, EG वाले। ये 2 है, ये 3 है, बोलो दिख रहे हैं तुम्हें, 3 और 2। ये इसकी वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलते हैं, ΔO0, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप है ये। और यहाँ पे कितना है गैप, तो ये कौन सा है लिगेंड, ये वीक वाले थे, तो ये कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग वाले। बोलो मैंने सही बनाया या गलत बनाया, जल्दी बताओ। सही। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड को ज्यादा पावर है, तो उसने ज्यादा स्प्लिटिंग की है, उसकी एनर्जी गैप ज्यादा है, इसकी एनर्जी गैप कम। अब सवाल ये आएगा कि इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। तो मैंने कितने रूल बताए आपको, ऑफ वो, हंट्स और मैक्सिमम। अगर मैं समझूं कि स्टूडेंट एक मेरे पास मेटल आयन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, D1, मान लो मैं कह रहा हूं कि D1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे बताइए कि ऐसे कौन सा एग्जांपल है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक एक ही इलेक्ट्रॉन वाले कौन से स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास है, मान लो आपको सीरीज का पता है हमारी कौन सी सीरीज है स्टूडेंट, जैसे मेरे पास है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉप। 3D सीरीज को ले रहा हूं मैं ज्यादा, इसी के ही हमारे कोर्स में है। अगर स्कैंडियम में क्या होता है, ये तो +3 बनाता है, +3 में इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डी में, इसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर मैंने टिटेनियम ले लिया, टिटेनियम का क्या था 22, तो इसका क्या बना था 4s2 3d2। तो अगर टिटेनियम मैंने H2O6 3+ ले लिया, तो टिटेनियम 3+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में एक है, देख रहे हो ना, 4 में से 3 तो निकल गए। तो ये टिटेनियम 3+ है, इसके पास कितना, ये कम्प्लेक्स है टिटेनियम का वाटर के साथ, वाटर के साथ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन है, D1। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी आई नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लिखूंगा इसकी, Ti स्टूडेंट्स H2O6 3+, ये कम्प्लेक्स है। तो तुमने कहा कि सर इसके अंदर टिटेनियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका क्या लिखा मैंने, T2G, T2G कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, कितने इलेक्ट्रॉन है T2G के पास, 1। तो T2G 1 बन गई, क्या EG में है कुछ, 0। तो ये लिखूंगा मैं, समझ में आ गया। अगर अगर कोई नेक्स्ट आया D2, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया D2, तो उसके अंदर क्या बनेगा फिर उसका, तो यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी तो ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, 3 है, 3 है ना, तो पहले तो 3 ऑक्युपाई मैं कर ही सकता हूँ। तो क्या बनेगा उसका, D2 का, तो D2 का में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। अगर D2 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ T2G2
Eg0, बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। और D3 सही अगर है। आ गए इलेक्ट्रॉन, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैसे लिखूंगा? अभी तीसरा आ सकता है ना, 1 2 और 3, बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो ये क्या बना फिर, 2E2G3 Eg0। अब प्रॉब्लम जब आती है स्टूडेंट, जब D4 मैंने लिया, अगर D4 आ गया स्टूडेंट, अब क्या हो सकता है? अब ये चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ना, या तो वो यहां जाएगा या वो पेयर अप होगा। दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स। व्हेन आई राइट D4, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन आइदर इट विल पेयर अप, या तो पेयरिंग होगी, और या फिर ये ऊपर Eg में जाएगा। ठीक है, आइदर इट विल पेयर अप, या कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, या तो ये पेयर अप होगा। The energy required to place two electrons in the same is called pairing energy। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड गो आइदर एंटर द T2G एंड पेयर, ठीक है, और इट कुड अवॉइड पेयरिंग एंड गो टू द नेक्स्ट। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फोर्थ कुड आइदर इट कुड पेयर इन T2G और गो टू Eg, Eg वाला। चौथा इलेक्ट्रॉन या तो यहां आए, मतलब समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है या तो वो यहां आए या फिर वो यहां जाए। दो पॉसिबिलिटीज है D4 के लिए, बोलो अब कहां जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में कितना गैप है और पेयरिंग एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स पेयर अप करेंगे तो उसके लिए एक पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब हम पेयर करेंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। अब मैंने पेयरिंग एनर्जी की बात बताई आपको। पेयरिंग एनर्जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर P। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आएगी स्टूडेंट्स? जो लिगेंड्स आते हैं वही तो एनर्जी देते हैं। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अब मेरे पास एनर्जी अवेलेबल है पेयरिंग करने की। मतलब अगर ये गैप ज्यादा है, आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा एनर्जी निकली है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है स्टूडेंट। अगर इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है तो वो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी दे देगा। इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई है, ये वीक है, वीक फील्ड है, तो ये फिर पेयरिंग की बजाय ऊपर चले जाए। तो दो केस हैं हमारे पास। कितने केस हैं? दो केस हैं इस केस में, कि कहाँ लिगेंड जाएंगे स्टूडेंट, लिगेंड विल डू दिस और दैट। तो अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि D1 D2 D3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे T2J में ही जाने वाले हैं, ठीक है, ये T2G3 तक हो गया। लेकिन आफ्टर आफ्टर D3, जब मैं D4 पर आया या D5 पर आया, इस तरह से जब मैं इसके ऊपर आया, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा स्टूडेंट? द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हैज टू पॉसिबिलिटीज। तो मेरे पास दो केसेस हैं। कितने हैं? टू केसेस हैं। तो D4 के पास मेरे पास दो केसेस हैं स्टूडेंट। पहला केस ये है, इफ डेल्टा जीरो इज लेस देन P। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। व्हाट इज P स्टूडेंट? पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। इफ डेल्टा O0 इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, मतलब मेरा जो स्प्लिटिंग हुआ है बहुत कम हुआ है, स्प्लिटिंग कम हुआ है, तो अब डेल्टा O0 के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो, मतलब इसकी अगर पेयरिंग कर सके। अगर वो पेयरिंग नहीं कर सकता तो क्या होगा फिर इस केस में? जब D4 के केस में क्या होगा कि पहले केस में यहाँ पर डेल्टा, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे, अब चौथा आया। अब यहाँ पे डेल्टा O0 स्मॉल है, ये वाली वैल्यू स्मॉल है स्टूडेंट, डेल्टा O0 लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुआ, ये सीधा ऊपर चले गया, ऊपर चले गया, क्योंकि डेल्टा O0 के पास इतनी एनर्जी नहीं निकली कि वो पेयरिंग की एनर्जी को कंपनसेट कर सके। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई फिर? T2G Eg1। समझ में आया क्या बन गया? ये T2G Eg1, ठीक है। तो ये किस केसेस में हो रहा है? जो लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में हुआ। किस में हुआ? जो लिगेंड्स वीक हैं। बोलो समझ में आ गया बात?
जो वीक लिगेंड्स हैं उनका एनर्जी गैप कम है स्टूडेंट। और सेकंड केस क्या बना, ये मेरा केस 1 था, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, केस 2। सेकंड केस क्या है कि अगर डेल्टा O0 इज ग्रेटर देन P, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट, ये किस केस में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। बोलो मैंने सही लिखा या गलत, जरा जल्दी बताओ, समझ में आया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने बताया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, CO बताया, CN बताया, नाइट्रोजन वाले, कार्बन वाले जो बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट जो भी बना रहे हैं, वो जो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं उनके पास ज्यादा फील्ड है। किनके पास ज्यादा फील्ड है, कार्बन वाले कंपाउंड जो हैं देख रहे हो, CO वाले, CN वाले, नाइट्रोजन वाले, इथिलीन डाइमीन, तो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, इन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज की तो वो सफिशिएंट एनर्जी कंपनसेट कर देगी जो एनर्जी पेयरिंग एनर्जी के लिए चाहिए। तो अब क्या होगा फिर, अब क्या होगा इस केस में, क्या हुआ स्टूडेंट, इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपको भी समझ में आ गया, कुछ भी नहीं हुआ कि ये और ये गैप ज्यादा था स्टूडेंट, ये गैप ज्यादा था, तो फिर क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन गया था, ये दूसरा गया था, ये तीसरा, ये पेयरिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो ये मेरा T2G था स्टूडेंट्स और ये मेरा EG था, तो इसका क्या बना फिर, कॉन्फ़िगरेशन T2G4 EG0। बात समझ में आई, हम्म, बोलो जल्दी से। हाँ जी। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, इनमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। ये वाला कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन। और जिनके अंदर स्टूडेंट्स कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लो स्पिन। तो आपने नोट किया मैंने क्या बताया आपको, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, इस पैटर्न को नोट कीजिए, ये यहीं पे ही क्वेश्चन आने वाला पेपर में, इसी में से ही क्वेश्चन बनने वाला है, जरा दिमाग लगाइए स्टूडेंट, यहीं पर ही सारी कैच है। तो यहाँ पर ही सारा आपको पता लगेगा कि कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो दो टाइप के लिगेंड्स बताए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड टाइप के लिगेंड्स बताए, जिनके अंदर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन लिगेंड्स विल अप्रोच इन ऑक्टाहेड्रल complexes, the two there will be two, the degeneracy of d orbital is destroyed, और वो टूट जाएंगे दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, T2G और EG, और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक तो मैंने वही रूल यूज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ग्राउंड स्टेट भरेगा, पहले वो सिंगली भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी, हंट्स रूल वाला, मैक्सिमम मल्टी स्प्लिट वाला मैंने रूल यूज किया। लेकिन दो टाइप के लिगेंड्स थे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड। तो जो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड थे उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, वो सफिशियंट है, जो एनर्जी पेयरिंग के लिए चाहिए वो उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर पेयरिंग हो गई, जब पेयरिंग होगी तो वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बन गया। लेकिन जो वीक फील्ड वाले लिगेंड्स थे स्टूडेंट, जो वीक फील्ड वाले थे उसका स्प्लिटिंग एनर्जी कम था, तो वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो पेयरिंग कर सकें, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन T2G में नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में चले, इजी में चले गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाई आपको, दोबारा से देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। देयर आर टू केसेस स्टूडेंट्स, एक पेयरिंग एनर्जी और एक स्प्लिटिंग एनर्जी, दो दो एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेंगे तो उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पेयरिंग एनर्जी, वो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी, तब वो पेयर होंगे। कौन देगा वो एनर्जी, जब स्प्लिटिंग होती है जो एनर्जी निकलती है वही वाली यूज, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है लीगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर कि कैसा लीगेंड है। अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, वो पेयरिंग एनर्जी को कंपनसेट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लीगेंड था, बोलो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लीगेंड, दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लीगेंड है, दिख रहा है, इसकी एनर्जी गैप ज्यादा है। तो एनर्जी गैप ज्यादा है तो जब 4 इलेक्ट्रॉन थे तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पेयर अप हो गया, क्योंकि ये एनर्जी जो निकली थी इसने दे दी इसको एनर्जी पेयर करने के लिए, पेयरिंग एनर्जी। तो ये कौन सा केस है, यहाँ पर मैंने केस 1 बताया, क्या बताया, ये कौन सा केस है, यहाँ पर डेल्टा O0 जो है स्टूडेंट वो मोर देन P है। तो इस केस में क्या बना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन T2G4 EG0, ठीक है, समझ में आ गया। और इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर देख रहे हो ये वीक फील्ड वाला लीगेंड था, कौन सा लीगेंड है, वीक फील्ड वाला।
तो वीक फील्ड वाला का डेल्टा ओ स्मॉल है, देख रहे हो ये ज्यादा था डेल्टा ओ, ये स्मॉल है, कम है ना, ये वाला छोटा है। तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं निकली कि वो पेयरिंग एनर्जी को प्रोवाइड कर सके, मतलब यहाँ पर डेल्टा ओ जीरो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये फिर ऊपर चले गया, ये फिर ऊपर चले गया, तो इसमें क्या, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं, T2G3 और EG1। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है, बोलो, दिख रहा है? तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाई स्पिन बना है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है। आपको समझ में आया कि किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता किया गया, जब अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो देखो यहाँ पर 5th आ गया, फिर उसके बाद फिर नीचे पेयरिंग शुरू हो जाएगी, इस तरह से फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम भरते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखो फिर D6 के बाद तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर D6 हो गया, D6 हो गया तो उसमें पता ही है कि यहाँ पे अगर 6 आ गए तो उसके बाद फिर ऊपर ही जाने हैं। तो इस तरह से जो लिगेंड्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि 3D3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि D4 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, T2G में आएंगे या EG आएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फील्ड। तो वो ऊपर भी जा सकते हैं, और ये तो वो 2 केसेस हमने बताए, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो क्या होगा कि वो फिर पेयरिंग नहीं होएगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा। इफ डेल्टा ओ जीरो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसने काफी बड़ी एनर्जी रिलीज की जो पेयरिंग एनर्जी को प्राइस पे कर देगी, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कम्प्लेक्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम उनकी लिख सकते हैं। तो 2 टाइप के हमने लिखे बताए, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? हाँ जी। तो ठीक है, फिर ये फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कलर्स वगैरह कैसे आते हैं, उनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इनके कलर्स, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बताएंगे कि ये कैसे एक्सप्लेन करती है थ्योरी कलर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ओके। क्वेश्चन है। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। ओके।